स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसके जो सिलेबस में वायरस का टॉपिक अभी अपना चल रहा था। तो वायरस के जनरल कैरेक्टर्स, अकरेंस, शेप, साइज इत्यादि के बारे में हम लोगों ने बात की और इसी के साथ अगले वीडियो में हमने टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना के बारे में भी बात की थी। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना के अंतर्गत भी हमने यही देखा जो कि हमने वायरस के जनरल कैरेक्टर में देखा था कि जो वायरस का संरचनात्मक संगठन है वह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इसका बाहरी आवरण जो कि प्रोटीन का होता है और दूसरा जो है वह न्यूक्लिक एसिड होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में हमने बाहरी आवरण कैप्सिड जिसकी उप इकाइयाँ कैप्सोमियर थी के बारे में पढ़ा और आंतरिक केंद्रीय कोड जो था न्यूक्लिक अम्ल का वह हमने देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस के बाद आज हम पॉक्स वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है, दो थे इसमें, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉक्स वायरस। तो आज हम पॉक्स वायरस के बारे में देख लेते हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यह पॉक्स वायरस की एक कोशिकीय संरचना है। पॉक्स वायरस जो है यह सबसे वृहत विषाणु है जो कशेरुकियों को संक्रमित करते हैं और जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उनके द्वारा देखे जा सकते हैं। इसको पॉक्स विरिडी कुल के दो उपकुलों में विभाजित किया गया है। एक तो उपकुल है इसका कोर्डोपॉक्स विरिनी और दूसरा है एंटोमोपॉक्स विरिनी। तो इसमें एक तो जो है कोर्डोपॉक्स विरिनी तो कशेरुकियों को संक्रमित करता है और दूसरा जो एंटोमोपॉक्स विरिनी है वह कशेरुकियों को संक्रमित नहीं करता है। इसकी संरचना के अंतर्गत ये देखने से पहले हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये पॉक्स वायरस जो है ये त्वचा पर स्थानीय या सामान्य धब्बे उत्पन्न करते हैं। हम पॉक्स वायरस की संरचना के बारे में बात कर रहे थे। पॉक्स विषाणु जो है रोगों में त्वचा पर स्थानीय या सामान्य धब्बे उत्पन्न करते हैं। इसमें से चेचक भी एक महत्वपूर्ण है जो वेरियोला विषाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पॉक्स वायरस जैसा कि अभी बात की कि जंतु विषाणु हैं, सबसे बड़े जंतु विषाणु हैं जिनका आकार लगभग 400 गुणा 200 गुणा 200 नैनोमीटर होता है। इनको अभिरंजित अवस्था में देखा जा सकता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा। ये आकृति जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी जो आकृति है वह ईंट के समान होती है और इसकी काट अगर हम देखें एलएस काट तो इसमें एक बाई लेयर एनवेलप होता है जो कि बाई कॉन्केव न्यूक्लियोटाइड भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियोइड होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। आप देख रहे हैं डीएनए जीनोम होता है इसके अंदर, जबकि हमने टोबैको मोज़ेक वायरस में देखा था वहाँ पर आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो आंतरिक रूप से डीएनए क्रोड उपस्थित है यह न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहती है। जैसे कि हमने बात की थी ऊपर की ओर कैप्सिड का आवरण, यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, कोर एनवेलप, ये सारा जो एनवेलप है प्रोटीन का निर्मित होता है और आंतरिक रूप से इसमें डीएनए पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। जो न्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लियोइड है इसके दोनों ओर कुछ लेटरल बॉडी जैसी पाई जाती हैं और इसकी जो स्टेबिलिटी है ये एक्चुअली स्थायी होते हैं और यदि सूर्य के प्रकाश में इनको सुरक्षित रखा जाए तो ये कमरे के तापमान पर भी कई महीनों तक जीवनक्षम रह सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब इनका ये है कि ज़्यादा लंबे समय तक ये टिके रहते हैं। ये 50% ग्लिसरॉल और 1% फिनॉल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन फॉर्मेलिन और ऑक्सीडाइजिंग डिसइंफेक्टेंट से इन्हें जो है आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी कि जो ग्लिसरॉल है और 1% फिनॉल है इससे ये नहीं मरते हैं।
लेकिन जो फॉर्मेलिन है या ऑक्सीडाइजिंग डिसइंफेक्टेंट है उनसे इनको निष्क्रिय किया जा सकता है। और इसमें डीएनए के अलावा प्रोटीन, लिपिड उपस्थित हो सकते हैं। सभी पॉक्स जो वायरस होते हैं इनमें कॉमन न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन उपस्थित होता है। तो ये जो एंटीजन है एलएस एंटीजन, एग्लूटिनोजन तथा हीमोग्लोटिनिन इनमें सम्मिलित है। तो ये जो है पॉक्स वायरस की संरचना है। पॉक्स वायरस की जो स्ट्रक्चर में आपने देखा है, इसमें कुछ एंजाइम्स ही पाए जाते हैं। अंदर की ओर देख रहे हैं, विरियोन एंजाइम्स ही पाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे कि हमने टीएमवी में भी मल्टीप्लिकेशन देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि कुछ प्रावस्थाओं में ये मल्टीप्लिकेशन करता है, जैसे कि एंट्री इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर एंट्री करता है, फिर इन्फेक्शन करता है, उसके बाद फिर ये मल्टीप्लिकेशन करता है और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसमें असेंबली होती है। तो इसी प्रकार यह पॉक्स वायरस जो है इसका रेप्लिकेशन भी जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में होता है, यानी कि जब ये कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है, परपोषी कोशिकाओं को, तो उसके अंदर जाकर वो जो है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। Infecting virions are partly uncoated with cellular enzymes and then fully uncoated by viral enzymes released from the virion core. सेलुलर एंजाइम्स के द्वारा इनको अनकोड कर दिया जाता है और उसके बाद वायरल एंजाइम्स के द्वारा भी पूरी तरीके से अनकोड कर दिया जाता है, अर्थात एनवेलप जो है इनका हटा दिया जाता है। जो वायरल डीएनए है ये इन्फेक्शियस नहीं है एंड अदर कोर एंजाइम प्ले एसेंशियल रोल इन द रेप्लिकेशन साइकिल। तो रेप्लिकेशन साइकिल है उसमें ये अपना रोल जो है प्ले करते हैं। द रेप्लिकेशन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फंक्शंस कंट्रोल्ड बाय अर्ली जीन प्रोडक्ट्स एंड दोज कंट्रोल्ड बाय लेट जीन प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट विरियन रिमेन विद इन द सेल। तो ये जो है विरियन कोशिका के अंदर रहते हैं और जो कंट्रोल किया जाता है इनके जीन प्रोडक्ट को प्री रेप्लिकेटिव और पोस्ट रेप्लिकेटिव जो है जीन प्रोडक्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन को। तो आज हमने ये पॉक्स वायरस के बारे में बात की। पॉक्स वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस दोनों ही जो वायरस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस में हैं, तो इनको आप जो है पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये टीएमवी की वायरस की जो संरचना है इसको हमने रिकॉल कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर आरएनए स्ट्रैंड होता है केंद्रीय और चारों तरफ कैप्सोमियर होता है, जबकि पॉक्स वायरस की संरचना में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आउटर एनवेलप होता है, आउटर में जिसमें सरफेस लेयर जो है 3 तरीके से हो सकती है, आउटर मेम्ब्रेन, पैलिसेड और कोर एनवेलप, और अंदर जो है डीएनए का जीनोम पाया जाता है, अंदर विरियन एंजाइम्स इत्यादि पाए जा सकते हैं। तो ये संरचनात्मक रूप से हम इसको विभेद कर सकते हैं। तो आज के इसमें हमारा वायरस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है।